नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विधायिका की। हमने देखा था कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, उन 3 अंग के अंतर्गत हमने प्रथम बात की थी कार्यपालिका की। सरकार के कितने अंग हैं? कोई भी सरकार है, उस सरकार के 3 अंग होंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, फिर आ जाएगा आपका विधायिका और फिर आ जाएगा न्यायपालिका। विधायिका और तीसरा आ जाएगा न्यायपालिका। हमने कार्यपालिका पढ़ा था और उस समय मैंने बताया था कि कार्यपालिका है वो क्या है? एक तरीके से सरकार है। सरकार भी क्या है? वो भी एक विधायिका का हिस्सा है। चूंकि देखेंगे कि विधायिका जिसे भारत के अंतर्गत संसद कहा जाता है, संसद के 2 अंग, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। तो जो सरकार है, सरकार का बहुमत कहाँ है? लोकसभा के अंतर्गत। कोई भी सरकार भारत में देखेंगे तो जो सरकार इसलिए सरकार है क्योंकि उसका लोकसभा के अंतर्गत बहुमत है। राज्य स्तर पर देखेंगे कि कोई सरकार इसलिए सरकार है, कहां पर उसका बहुमत है? विधानसभा में उसका बहुमत है, तो वो क्या है? सरकार है। तो ये तो एक सरकार की बात है। सरकार में हमने देखा कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका का जो स्थायी भेद कौन सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें नेतागण लोग होते हैं। स्थायी, जिसमें क्या होते हैं? अफसरशाही, जो नौकरशाही वर्ग होता है, वो स्थायी कार्यपालिका होती है। समय अंतराल पर इनका क्या होता है? इनका चुनाव होता नहीं, जबकि राजनीतिक का होता है। किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियां, उनको हमने देखने की कोशिश की। आज का हमारा जो टॉपिक होगा विधायिका। विधायिका का बेसिक आप शब्द देखिए, शब्द को तोड़ेंगे कि विधायिका में क्या है? विधि शब्द है, यानी वह सरकार का अंग, सरकार का वह अंग जिसका काम क्या है? विधि निर्माण करना। क्या काम करना? विधि निर्माण। विधि निर्माण कहो तो कानून बनाना, विधि कहो तो कानून, यानी सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण का काम करेगा, विधायिका कहलाई जाएगी। और भारत में विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट है, वो कहा जाता है। और भारत में यदि देखा जाए तो विधायिका द्विसदनीय बच्चों। कैसी है? द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब क्या हुआ? भारत में जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन। द्विसदनीय 2 सदन। कौन से 2 सदन है? एक सदन है लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। ये आगे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये लोकसभा हमने देखा था कार्यपालिका है, लोकसभा को कहा जाएगा। लेकिन इन दोनों को है वो मिलाकर विधायिका कहा जाएगा, क्योंकि ये काम क्या कर रही है? ये जो काम कर रहे हैं वो कानून निर्माण का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कानून निर्माण का काम कर रहे हैं। तो भारत में ये केंद्र के अंतर्गत संसद कहा जाता है, जबकि राज्यों के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विधानमंडल। और विधानमंडल, इसमें कौन सा महत्वपूर्ण संस्था है? विधानसभा। और दूसरी है वो क्या है? विधान परिषद। तो ये बेसिक एक विधायिका का स्ट्रक्चर है। विधायिका जिसका काम विधि निर्माण का होगा। और भारत में जो विधायिका वह संसद है। संसद द्विसदनीय, एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। क्या करेंगे? कानून निर्माण का काम करेंगे। और इनको इंप्लीमेंट, इनको लागू करने का जो काम करेगी वो कौन करेगी? लोकसभा करेगी। भारत में केंद्र में संसद, राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो क्या है? विधानमंडल, जिसके अंतर्गत विधानसभा और राज्यसभा दोनों मिलेंगे। अब इसका सामान्य परिचय देखेंगे कि आखिर में क्या चीज है। परिचय देख लीजिए आप। हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन है वो कर चुके। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भारत में किस तरीके से चुनावों का महत्व है और किस तरीके से चुनावों के अंतर्गत जो पद्धति अपनाई गई, किस तरीके से चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जिनके आधार पर क्या होता है, जो विधायिका का चुनाव होता है, तो उस पद्धति को देखा। चूंकि लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव है वो महत्वपूर्ण है। कोई राष्ट्र लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में है वो चुनाव महत्वपूर्ण है। बिना चुनाव के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो हमने देखा था कि लोकसभा का जो चुनाव है वो जनता प्रत्यक्ष रीति से कर रही है, और जो राज्यसभा है उसका चुनाव कैसे कर रही है बच्चों? अप्रत्यक्ष रीति से कर रही है। उसमें मैंने बताया था कि समानुपातिक पद्धति का प्रयोग कर रही है। किसका? समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमण मत, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं? हम अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं और वो राज्यसभा के अंतर्गत काम कर रहे हैं।
जबकि जब प्रत्यक्ष रूप से कहां पर, जहां पर जिनकी ज्यादा वोट, सर्वाधिक वोट पर जीत, सर्वाधिक वोट पर जीत की प्रणाली कहां पर अपनाई गई हमारे लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। अब जो विधायिका जो चुनी जाएगी, जो संसद है, वो क्या करेगी, जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वे क्या करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। तो उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है और वे प्रतिनिधि जनता हेतु कार्य करेंगे। इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से निर्वाचित जो विधायिका वह कार्य कर रही है, इलेक्टेड जो विधायिका है वह किस तरीके से काम कर रही है, लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने के अंतर्गत किस तरीके से विधायिका का योगदान, कोई लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में और उसको किस तरीके से संचालन करे, वहां पर विधायिका कैसे कार्य करिए, उन चीजों को भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भारत में संघ और राज्यों की विधायिका की संरचना क्या है, उनके कार्य क्या है और किस तरह से उनका लोकतंत्र में एक महत्व है, उन चीजों को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी लोकतंत्र के लिए विधायिका का क्या महत्व है और किस तरह से ये कार्य करें। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण यह है कि सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विधायिका के महत्वपूर्ण कार्यों में क्या है, आप देखेंगे कि विधायिका, मैंने कहा विधायिका का काम बेसिक, विधायिका मतलब विधि बनाना, तो कार्य है इसका कानून बनाना, एक कार्य है जो सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। ये विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक, जो शासन व्यवस्था संचालन का कार्य होगा वह विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों के द्वारा होगा और उन कानूनों से देश की प्रशासनिक बॉडी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्य करेगी। इसका यदि हम देखें तो हमें संसद में ऐसे बहुत से दृश्य दिखाई देते हैं कि किस तरीके से विधायिकाएं वो सरकार के ऊपर है, वो जवाबदेहिता तय करती हैं। आप देखते हैं सदन के अंतर्गत कि निरंतर बहस होती है या फिर कई बार वॉकआउट होता है या फिर सदन में विरोध है, प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई मुद्दे को सर्वसहमति से उन्होंने स्वीकार कर दिया या फिर सरकार को हम क्या कर रहे हैं, सरकार को सरोकार या सहयोग का कार्य कर रहे हैं, इत्यादि ऐसी जो चीजें हैं हमें क्या करें, वो विधायिका के अंतर्गत सरकार के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर क्रिएट करने का, लोकतंत्र में सरकार को संचालन करने हेतु क्या कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, उत्तरदायी करने का काम है वो कौन कर रही है, विधायिका कर रही है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है और ये वास्तव में क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। प्रतिनिधि लोकतंत्र वही है लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि चुनकर यानी वह लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जनता के कार्यों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, वह लोकतंत्र कैसा कहलाएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाएगा। भारत में है वो इसको देखेंगे कि भारत में जो मंत्रिमंडल है वो नीति निर्माण की पहल करता है। मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व में होगा वह प्रधानमंत्री। दो चीजें, एक तो आप देखोगे मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद का क्या आशय हुआ, मंत्री परिषद का आशय ये हुआ कि जो जितने भी मंत्री बनाए गए उसमें चाहे कैबिनेट स्तर के लीडर हैं, कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर हैं या फिर राज्य मंत्री हैं या स्वतंत्र प्रभार है या फिर संसदीय प्रभारी, तो इस संसदीय सचिव है, इन सभी को क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से कहा जाएगा वो आपके मंत्री परिषद कहा जाएगा। यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय सचिव, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल की बात आई है तो जो मंत्री परिषद में कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, क्या कहलाया जाएगा,
मंत्रिमंडल कहलाती है। सामान्य सी बात। तो भारत में कोई भी कानून बनाना, कोई नीति निर्माण करना है तो उसके लिए पहले वो मंत्रिमंडल करेगी, और शासन का एजेंडा तय करने का काम है वो भी कौन कर रही है, मंत्रिमंडल कर रही है, और उसको लागू भी करेगी। तथा विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है, तो एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ेगा, और ये हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमताओं का क्या करा रही है, एहसास करा रही है। यानी हम कहेंगे कि जो विधायिका, भारत में जो विधायिका है वो संसद है, और संसद है वो सरकार के ऊपर क्या कर रही है, एक तरीके से नियंत्रण का काम कर रही है। सरकार मतलब यहाँ पर कार्यपालिका की हम बात करें, क्योंकि एक कड़ी से दर कड़ी ये जुड़ी हुई है। किस तरीके से सरकार, जिसका जो मंत्रिमंडल है वो नीति निर्माण की पहल करेगा, उसका एजेंडा तय करेगा कि हमें ये इस प्रकार की नीति है वो लानी, उसके लिए क्या करेगी, वो विधायिका में है वो बहुमत हासिल करने हेतु काम करेगी। चाहे कोई बड़े से बड़ा लीडर है, प्रधानमंत्री है, तो उनको संसद का सामना करना पड़ेगा, और सामने वाले को है अपोजिशन को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ेगा कि जो हम ये विधि निर्माण कर रहे हैं, क्या करें, हम जो विधि निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, एक राष्ट्र की उन्नति का कार्य करेगा, एक लोकतंत्र को सफल बनाने का कार्य करेगा। तो ये जो जवाबदेहिता तय करती है वह संसद यानी विधायिका तय करती है, विधायिका का जवाबदेही होती है। ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपने संरचनात्मक विशेषता के कारण सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति है। अब यदि हम विधायिका को देखें तो विधायिका है वाद विवाद का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक खुला मंच, यानी संसद क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक खुला हुआ मंच है। वहां पर कोई भी तरह का मंत्री है, कोई भी तरह का सांसद है, वहां अपनी बात को रखने को स्वतंत्र होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यपालिका सरकार है, सरकार को भी बर्खास्त करने की यदि किसी के पास में शक्ति है तो विधायिका के पास में शक्ति है। यानी ये कार्यपालिका पर क्या कर रही है, नियंत्रण रखने का काम कर रही है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य कर रही, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का भी कोई काम कर रही, तो कौन कर रही है, विधायिका कर रही है। तो यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विधायिका है वो किसी देश की शासन व्यवस्था में विधायिका महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव क्रिएट करना, खुला लोकतांत्रिक मंच प्रदान करना और जनता का प्रतिनिधित्व करना विधायिका का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो लोकतंत्र को सफल बनाने का काम करेंगे। भारत में ये सब कार्य करने का कौन कर रही है, संसद कर रही है। एक उदाहरण देखिए कि किस तरीके से विधायिकाएं वो सरकार पर दबाव क्रिएट करती है और सरकार को है वो बात बनवा सकती है। विधायिका का उदाहरण दिया हुआ है कि विधायिका ने किस तरीके से काम किया सरकार पर दबाव डालने का। विधायिका जिसमें आप देख लो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होगी तो लोकसभा में सभी पार्टियों का होगा, जैसे वर्तमान बीजेपी है तो कांग्रेस है, अन्य घटक दल है, उन सभी का क्या है, एक संयुक्त सभी सदस्य हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा में है तो वो की वही स्थिति है। तो विधायिका लोकसभा और राज्यसभा ये सरकार पर कैसे दबाव क्रिएट करती है, सरकार यानी कार्यपालिका क्या है, ये सरकार का अंग है, कार्यपालिका और विधायिका। तो एक उदाहरण दिया हुआ है कि 28 फरवरी 2002 को केंद्रीय जो वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह जी ने केंद्रीय बजट के प्रस्ताव में 1 किलोग्राम यूरिया खाद के पीछे क्या किया, उन्होंने 12 रुपए की कीमतें वो बढ़ाई। फलस्वरूप अन्य खादों के दाम में भी क्या की गई थी, कुछ वृद्धि की गई थी। और इसके प्रस्तावित उन्होंने क्या है, सदन में ये प्रस्ताव रखा था कि हम जो यूरिया खाद है उसकी बोरी की कीमत के पीछे 12 रुपए बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अन्य खाद की मूल्य वृद्धि में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। फलस्वरूप यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य यानी 4830 रुपए प्रति टन पर 80% है वो क्या है, सरकार सब्सिडी दे रही थी। यानी सरकार ने मूल्य बढ़ाया, 80% सब्सिडी दे रही, तो आखिर में क्या करना है, मूल्य वृद्धि को उसने ऐड करके देना है। लेकिन क्या हुआ, मामला ये हुआ कि 11 मार्च 2000 को विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया और वित्त मंत्री को खाद की जो मूल्य वृद्धि थी उस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। बात यहाँ पर ये आई है कि जो विधायिका है, जो संसद है, वह किस तरीके से है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कर रही है।
एक उदाहरण दिया हुआ कि 2002 का घटनाक्रम है, वित्त मंत्री जी ने संसद में रखा था कि भाई जो यूरिया खाद की बोरी के पीछे हम क्या कर रहे हैं, 12 रुपए है वो मूल्य वृद्धि करें, लेकिन संसद के अंतर्गत किसने, विपक्ष ने है वो विरोध किया। फलस्वरूप सरकार को क्या करना पड़ा, जो मूल्य वृद्धि थी वो वापस लेनी पड़ी। ये इस चीज को इंगित करती है कि जो विधायिका है वो सरकार के ऊपर यानी कार्यपालिका पर क्या कर रही है, कार्यपालिका पर है वो दबाव डालकर काम करवा सकती हैं, और यदि नहीं मान रही है तो विरोध प्रदर्शन के द्वारा या अन्य तरीकों के द्वारा उनके जो प्रस्ताव लाइए उनको स्थगित करवाने का काम है वो कौन कर सकती है, विधायिका कर सकती है। तो किसी भी देश की लोकतंत्र को, किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र को सफल बनाना है तो वहां पर सरकार के ऊपर भी क्या है, कुछ न कुछ प्रतिबंध होने अनिवार्य है, अन्यथा सरकारें हैं वो तानाशाही की स्थिति खड़ी कर देती है और वहां की जनता के लिए लोक कल्याण के कार्य हैं वो नहीं कर रही। तो इस बात का है वो आप ध्यान रखना, यानी किस तरीके से विधायिका क्या कर रही है, सरकार पर नियंत्रण रख रही है। अब बात ये आई कि जो विधायिकाएं वो सरकार पर नियंत्रण रख रही, तो हमारे यहाँ भारत के अंतर्गत ऐसी कौन सी स्थिति आ पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि हमने संसद में है वो 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने 2 संसद इजाद किए। हमने केंद्र के अंतर्गत है 2 संसद इजाद कर ली, लेकिन राज्य में क्या हमने सभी राज्यों में 2 संसद इजाद किए, 2 सदन इजाद किए, तो नहीं किए। राज्यों में हमने एक ही है वो विधानसभा रखी, 4-5 स्टेट को छोड़ करके, लेकिन संसद में है वो 2 रखे। तो ऐसी कौन सी विशेषता थी, उन चीजों को देखेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र है वो बहुत बड़ा है और ऐसी स्थिति में एक सदन में पूरे देश की जनसंख्या, पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। इसलिए हमने क्या कर दिया कि जो हमारी विधायिका थी उसको द्विसदनीय रखा, ताकि एक के अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा और दूसरे के अंतर्गत किसका होगा, दूसरे के अंतर्गत है वो जनता का प्रतिनिधित्व होगा। देखिए संसद में 2 सदनों की आवश्यकता। पहले तो ये देखो संसद में 2 सदन कौन से हैं, एक लोकसभा है, दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। लोकसभा जिसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को है वो लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदगी, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता है, नहीं होता है। तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग या आखिर में किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो राज्यसभा में, इसलिए इसको है वो लोकप्रिय सदन है वो नहीं कहा जाता। इस बात का आप ध्यान रखना। तो भारत में पहली बात तो ये है कि संसद है उसके 2 सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा है वो राज्यसभा, एक LS है दूसरा RS है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है और राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहा जाता है। राष्ट्रीय संसद यानी जो देश के लिए जो विधायिका उसका नाम क्या दिया गया, संसद दिया गया। क्या है, संसद, ठीक है। और राज्य के लिए होगी विधायिका, उसको क्या कहा गया, उसको कहा है विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल के अंतर्गत बेसिक देखा जाए तो 2 है इसकी भी रखा गया, लेकिन सभी राज्यों में नहीं। महत्वपूर्ण जो इसका सदन है वो है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरी है विधान परिषद। LS और RS। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है और राज्यों की विधायिका को क्या कहा जाता है, विधानमंडल कहा जाता है। भारतीय संसद में 2 सदन है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में द्विसदन विधायिका की क्यों आवश्यकता पड़ी और भारत में जो द्विसदनात्मक विधायिका से क्या हासिल, तो आप कहोगे कि जब किसी विधायिका में 2 सदन होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे संसद, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। आवश्यकता क्यों हुई कि विविधतापूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्र या भागों को क्या कर सकें, समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। अब प्राय 2 सदन रखने का ये टारगेट, ये उद्देश्य रहेगा कि जो विविधताओं से परिपूर्ण बड़ा राष्ट्र है वहां पर क्या है कि समाज के सभी वर्गों को एक सदन में है वो क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं मिलते हैं। जैसे एक कोई आबादी है, कोई भी एक वर्ग है, एक वर्ग आपने ये देख लिया, कोई दलित करके एक वर्ग ले लिया। अब इस वर्ग की क्या है, जनसंख्या कम है, इस वर्ग की क्या है, जनसंख्या कम है, तो इसका प्रतिनिधित्व हो ही नहीं रहा है।
ऐसी स्थिति में हमने द्विसदनीय रखा तो एक सदन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इनको मनोनीत करके ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इनको है वो प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक वर्ग है जिसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय। एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन का मतलब हुआ वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जिनके माता या पिता दोनों में से कोई क्या रहा हो, कोई विदेशी रहा हो, वह एंग्लो इंडियन। भारत के जो लोकसभा के अंतर्गत आप देखोगे तो 2 सदस्यों को है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। कौन, भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे, एंग्लो इंडियन, जिनके माता या पिता दोनों में से कोई भी क्या है, विदेशी है, एंग्लो इंडियन होंगे। और एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंतर्गत 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियनों के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये इसलिए लाई गई कि कोई समुदाय जिसको समुचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला तो हम उनको है वो नॉमिनेट करके दूसरे सदन में ले लेंगे, क्योंकि जनता, इनकी जनसंख्या कम है तो उनको वोट के द्वारा वे सदन में नहीं आ सकते। तो दूसरा तरीका है कि इनको क्या करें, नॉमिनेट के जरिए दूसरे सदन में ले सकते हैं। इसलिए बड़े और विविधतापूर्ण राष्ट्र में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों, सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए हमने क्या किया, 2 द्विसदनीय विधायिका रखने का काम किया। द्विसदनीय विधायिका का एक और लाभ यह है कि ये संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। अब दूसरी जो द्विसदनीय विधायिका होगी तो उसका फायदा ये होगा कि कोई विधेयक है लोकसभा ने पारित किया तो लोकसभा ने पारित करने के बाद में राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा उसमें कुछ एक यदि त्रुटियां हैं तो राज्यसभा उस पर क्या करेगी, विचार करेगी, उन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। अब यदि एक सदन होगी, एक सदन होती तो क्या संभव है, एक सदन होगा तो संभव नहीं है, क्योंकि एक अकेली जो लोकसभा होगी, लोकसभा का ही उस पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से पूर्ण प्रभुत्व होगा, जो जैसा चाहेगी वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगी, तो उसमें त्रुटियां भी रह सकती, और यदि त्रुटियां रही तो उसमें सुधार की कम गुंजाइश रहेगी। द्विसदनीय तो दूसरा सदन उस पर विचार करेगा और उसमें सुधार करेगा, ताकि ये वो विधि है सही तरीके से निर्माण हो सके। बात इसकी लैंग्वेज शब्दावली क्या कह रही है उसको देखिए कि द्विसदनात्मक विधायिका का लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में क्या हो जाता है, पुनर्विचार हो जाता है, और एक सदन द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा। अंततः दोनों सदन पृथक पृथक रूप से क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से उसी मुद्दे के ऊपर विचार करने का काम करेंगे, ताकि विधि निर्माण के अंतर्गत क्या रहे, सहूलियत रहे। ये द्विसदनीय विधायिका का सबसे बड़ा फायदा है। अब द्विसदनीय विधायिका का ये फायदा है तो भारत में क्या स्थिति है, भारत में यदि आप देखोगे तो केंद्र में तो चलो हमने कहा कि संसद है जिसके 2 सदन है, ठीक है, लेकिन स्टेट के अंतर्गत क्या पोजीशन है, क्या सभी राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, तो कहेंगे कि सभी राज्यों के अंतर्गत है वो द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो कैसी है, लगभग 4-5 स्टेट को छोड़ करके सभी में है वो एक सदन है। कैसा है, एक सदनीय, एक सदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय में कौन कौन सी, द्विसदन में मैंने कहा कि राज्यों में है विधायिका जिसको विधानमंडल कहा जाता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे, राज्य में जो विधायिका होगी उसे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा विधानमंडल, ठीक है, ये विधानमंडल आ गया। एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद। अब भारत के अंतर्गत 5-6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर किस तरह की है व्यवस्थाएं, वो द्विसदनीय विधायिका हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है वो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। कर्नाटक में भी देखा जाए तो द्विसदनीय विधायिका है, वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वहां पर कार्य करे। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी विधानसभा और विधान परिषद जैसी व्यवस्था थी, लेकिन हाल ही के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो क्या कर दिया 2019 के अगस्त माह में है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान में ये स्टेट है वो नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी वो उसके बारे में परिसीमन आयोग गठित कर दिया गया है। परिसीमन आयोग के अनुशंसा के बाद में केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि उस केंद्र शासित प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था हो, क्या अर्ध विधानसभा हो या नहीं हो। तो जम्मू कश्मीर है वो वर्तमान रूप में आपका नहीं हो जाएगा।
तेलंगाना के अंतर्गत द्वि व्यवस्था, एक विधानसभा है, विधान परिषद है, बिहार में भी है वो विधानसभा और विधान परिषद दो ही संस्थाएं क्या कर रही है, कार्य कर रही है। आंध्र प्रदेश में भी देखा जाए तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों संस्थाएं कार्य कर रही है, और महाराष्ट्र में भी है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही संस्थाएं काम कर रही है, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपके जेएन में सवाल उठेगा साहब इनका निर्वाचन किस तरीके से होगा, वही सेम स्थिति पर होगा जहां लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री होगा और उसकी मंत्रिपरिषद है वो होगी। तो वही स्थिति राज्य में आएंगे, प्रांत में आएंगे तो क्या होगी, मुख्यमंत्री की होगी। मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रीति से जनता के द्वारा होगा, मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा। क्या राज्यसभा प्रत्यक्ष रूप से होती है, उसका चुनाव नहीं होता है, तो अप्रत्यक्ष रीति से होता है। तो यहाँ पर विधान परिषद है उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आप कहोगे कि साहब जो राज्यसभा है उनका जो चुनाव हम जो राज्यों की विधानसभाओं के अंदर जो एमएलए उनके द्वारा चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये विधान परिषद का कैसे चुनाव होगा, विधान परिषद के चुनाव को यदि देखा जाए तो इसके लिए कुछ कोटा तय किया हुआ है कि कुछ एक जो होंगे वह माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं, उनका 1/12 लोग वोट करेंगे। यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर है, प्रोफेसर, वे लोग करेंगे। महिलाओं हैं वो इतने प्रतिशत महिलाएं हैं वो वोट करेंगी, इतने प्रतिशत तक है वो स्थानीय निकायों के द्वारा चुने हुए लोग करेंगे। तो ये एक बेसिक व्यवस्था इसकी बनेगी, तो वो अलग व्यवस्था है। तो महत्वपूर्ण बात यह आ गई कि जो कुछ राज्य है भारत में, कुछ प्रांत ऐसे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था भी का स्थापित की गई है, और हमारे जो राजस्थान में है वहां पर कैसी व्यवस्था है, एक सदनीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। कैसी है, एक सदनीय, यानी केवल विधानसभा है, विधान परिषद हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इन 6 राज्यों को छोड़ करके पूरे देश में कैसी व्यवस्था है, एक सदनीय राज्यों के अंतर्गत व्यवस्था। इस बात का आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा द्विसदन वाले 5-6 राज्यों का उदाहरण दीजिए, तो आपको ये देना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा 3-4 राज्यों का नाम बताइए जहां पर कैसे हैं एक सदनीय। तो इन 6 को छोड़ करके पूरे देश में देखा जाए अलग सभी राज्यों में कैसी है, एक सदनीय व्यवस्था है। एक सदनीय कौन सी है, वह विधानसभा। तो ये बेसिक आपकी चीज आ गई कि एक सदन क्या है, द्विसदन क्या है। अब आते हैं भारतीय संसद पर कि भारतीय जो संसद है वह किस तरह से कार्य कर रही है, संसद के कौन से सदन है और सदन का किस तरह से निर्वाचन होता है, किस तरीके से सदन है वो काम करते हैं। यदि देखा जाए तो भारतीय संसद के इंडियन पार्लियामेंट के हैं वो 2 अंगे 2 सदन है। एक का नाम क्या है, लोकसभा है, और दूसरे का नाम क्या है, राज्यसभा है। तो ये 2 सदन आ गया। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, सीधी सी बात है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो कहां से किया जाएगा, अलग अलग राज्यों से कुछ सीटें तय की हुई है। जनसंख्या के आधार पर 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगी, और जैसे कि हमारे राजस्थान में है वो तकरीबन 10-12 के आसपास कुछ सीटें हैं, उनके आधार पर है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो निश्चित संख्या में, निश्चित जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। 2 बात। तीसरी बात है इसका जो चुनाव होगा राज्यसभा का वो किस रीति से होगा, उसकी रीति को भी देख लो आप। राज्यसभा का चुनाव होगा वो होगा समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक समानुपातिक पद्धति। तो ये तो क्या है, आपके आधार है। पद्धति कौन सी है, आगे। अब राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, राज्यसभा का कार्यकाल है वो सामान्यतः 6 साल का, यानी कोई भी सदस्य है वो 6 साल तक सदस्य रहेगा। वैसे तो राज्यसभा को देखा जाती है स्थायी सदन होता है, कभी भी भंग होता ही नहीं। क्या होता है,
स्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये कंटिन्यू रूप से ही चलता रहता, आज तक भंग नहीं हुआ और कभी भी भंग नहीं होगा। तो कैसा है, स्थायी सदस्य। लेकिन जो इसमें जो सदस्य चुना जाएंगे वो उनका वैसे कार्यकाल है वो 6 साल का रखा गया है, और प्रति 2/3 जो सदस्य हैं 2 साल में वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो वो एक बेसिक व्यवस्था बनाई हुई है। फिर चौथी बात करेंगे कि इसका जो सभापति कौन होगा। राज्यसभा का यदि सभापति देखा जाए तो उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कैसा होगा, पदेन फिक्स सभापति होगा। जो ही राज्यसभा बनेगी तो उसका सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति जी हमेशा ही होंगे। उपराष्ट्रपति है वो हमेशा क्या होगा, इसका सभापति होकर एक उप सभापति भी बनाया जाता है, ताकि क्या हो कि उपराष्ट्रपति जी जब सभापति तो नहीं कर सके तो कौन करेगा, उप सभापति करेगा। और उप सभापति कहां से होगा, उप सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लिया जाएगा, वही क्या करेगा, उप सभापति। तो आपने कहा साहब ये उप सभापति का क्या कार्य, इसको क्यों लिया गया। जिस तरीके से क्लास के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता रहेगी, वो आप लोगों का बदमाशी करोगे तो नाम लिखने का काम करेगा, ताकि अच्छे से वो धुलाई हो सके। वही की वही व्यवस्था वहां पर भी है कि राज्यसभा में जो सदस्य लोग हैं वो कोई नीति निर्माण कर रहे हैं उस समय किसी भी तरह का वो होला नहीं करे, शांतिपूर्ण रीति से है वो काम करे। इसके लिए एक सभापति बैठाया जाएगा, वो जो सभी की अध्यक्षता करेगा, उसके नेतृत्व में वे क्या करेंगे, कार्य करेगा। और सभापति सभी को है वो एक एक करके उनको बोलने का अधिकार देगा, क्या चीजें बोलनी क्या नहीं बोलनी, तो वो अधिकार सारा का सारा कौन दे रहा है, सभापति दे रहा है। तो सभापति है वो जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे सदन में शांति व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। अगली बात कर लें तो राज्यसभा आपने कहा कि ये बना ली है, इसका कार्यकाल भी आपने तय कर लिया, चुनाव भी करवा लिया, तो आखिर में क्यों बढ़ाई, इसका कार्य क्या है राज्यसभा का, वो भी सामान्य तो हम देख लेते हैं, फिर मूल टॉपिक पर है वो बढ़ेंगे। राज्यसभा के यदि कार्य की बात की जाए तो राज्यसभा का कार्य है, जिस तरह से लोकसभा विधि निर्माण का काम कर रही है उसी तरीके से राज्यसभा भी क्या करेगी, विधि निर्माण में है वो योगदान देगी। क्या करेगी, विधि निर्माण में योगदान देगी, ये कार्य आ गया। कानून निर्माण में सहायक होगी, ठीक है। ये क्या करेगी, राष्ट्रपति के चुनाव में है वो भाग लेगी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेगी। उपराष्ट्रपति जी को पद से मुक्त करना है तो राज्यसभा के पास में ये पावर दिए गए, ठीक है। संविधान संशोधन करना है कोई, संविधान में संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना है, तो कौन कार्य करेगी, तो अभी राज्यसभा ही काम करेगी, सम्मान शक्ति इसको दी गई, ठीक है। अगला देखेंगे कि ये किसका प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्यसभा का राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, राज्यसभा का काम होगा कि बस सभी राज्यों का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। फिर एक है वो लोक सेवा संबंधी मुद्दा है, संघ लोक सेवा। संघ लोक सेवा संबंधी का मतलब हुआ कि कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं बनानी, अखिल भारतीय सेवाएं गठित करना है, तो राज्यसभा को विशेष प्रावधान है वो किए गए। यानी अखिल भारतीय आप कहोगे भाई आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ऐसी व्यवस्थाओं के अलावा अन्य कोई नई बनानी या इनको समाप्त करनी है तो उसकी जो पहल करेगी वो कौन करेगी, राज्यसभा करेगी। तो राज्यसभा को ये दो विशेष प्रावधान भी है राज्यसभा को, क्योंकि ये सभी तो लोकसभा भी करेगी, लोकसभा कानून निर्माण में भी साथ होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, संविधान संशोधन में भी होती है, लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व है लोकसभा नहीं करेगी, राज्यसभा करेगी। और अखिल भारतीय सेवाओं का काम है वो भी राज्यसभा करने का काम करती है। तो एज इट इज इसी तरह से लोकसभा भी होती है। तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे 25 वर्ष की आपकी आयु है तो आप लोकसभा के सांसद बन सकते हो।
भारत की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की आप में क्षमता है। फिर जो लोकसभा है कार्यकाल इसका 5 साल का होगा, जनता के द्वारा इनका निर्वाचन होगा और जिस सरकार को, जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तो उन्हीं की क्या हो जाएगी, वह सरकार हो जाएगी। तो लोकसभा इसका कार्यकाल है वो 5 साल का, कार्यकाल 5 साल का। योग्यता 25 साल की आयु है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई दिवालिया नहीं हो तो वो लोकसभा का सांसद बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। काम क्या होगा, वही संसद का एक सदन है तो कानून निर्माण में भी काम करेगा, कानून को लागू करने का भी काम, कानून निर्माण है, कानून को लागू करना, जनमत के लिए कार्य करना, क्या करना, जनमत के लिए, जनता के लिए कार्य करेगी। वो कौन करेगी, लोकसभा करेगी। फिर वैदेशिक संबंध स्थापित करने हेतु, वैदेशिक संबंधों के संचालन, चूंकि आप देखोगे कि सरकार का बहुमत कहां पर है, लोकसभा में, तो सरकार है वो क्या करेगी, विदेशों के साथ संबंध किस प्रकार के बनाने वो भी तय करने का काम है वो सरकार कर रही है। ये राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसको है, राज्यसभा के चुनाव में भाग लेंगे। यानी कोई राज्य, राजस्थान है, राजस्थान में जो एमएलए जो विधायक है कौन है, विधायक है। इन विधायकों को कौन चुनते हैं, जनता चुनती है, ठीक है। अब ये विधायक हैं वो राज्यसभा सदस्यों को चुनेंगे, ठीक है। द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कैसी है, ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा सीटें होगी। उसी तरह से सिक्किम है तो सिक्किम की क्या जनसंख्या कम है तो सिक्किम को क्या होगी, कम सीटें हैं वो प्राप्त होगी। यानी राज्यसभा में कोई राज्य बड़ा जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसको क्या होगा, प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। यदि देखा जाए अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में तो वहां प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब अमेरिका के अंतर्गत एक तो जो सीनेट होगी, सीनेट में क्या होता है कि प्रत्येक राज्य को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया, चाहे जनसंख्या कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोलंबिया की कितनी जनसंख्या है या न्यूयॉर्क की कितनी है या शिकागो की कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के लिए एक व्यक्ति ही चुनकर आएगा प्रत्येक राज्य से सीनेट के अंतर्गत, वहां जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती। लेकिन क्या ये अर्थ में सही, ये सही नहीं है, क्योंकि जो किसी क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या है तो वहां ज्यादा प्रतिनिधि होने चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत से हमने देखा कि वहां जनसंख्या विशद है, तो ऐसी स्थिति में वहां से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। सिक्किम जैसे वहां जनसंख्या कम है तो कम हो, तो हमारी व्यवस्था है वो काफी हद तक क्या है, मौलिक व्यवस्था है। ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब वहां की व्यवस्था में यदि सीनेट में देखा जाए तो एक फायदा ये है कि वहां छोटे राज्यों को फायदा है कि बड़े राज्य के समान उनको भी क्या हो रहा है, नेतृत्व मिल रहा है। यानी बड़े से भी एक आएगा, छोटे राज्य से भी एक आएगा, चाहे जिस राज्य की जनसंख्या चाहे 1 करोड़ है या फिर 1 लाख है या 10 लाख है तो भी एक ही प्रतिनिधित्व आएगा। तो वो एक छोटे राज्यों को फायदा है, बड़े स्टेट को फायदा नहीं है। हमारी राज्यसभा के अलग अलग इसमें तरीका अपनाया गया है कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसी को ज्यादा सीटें। संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित है वो की गई। संविधान की 4थी जो अनुसूची, 4th जो शेड्यूल है, 4th जो शेड्यूल है, 4थी अनुसूची है, उसमें सभी राज्यों को, किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा राज्यसभा में उनका उल्लेख किया गया। यानी सभी राज्यों के
प्रतिनिधित्व को तय किया गया। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका को समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या हुआ। अब इन्होंने कहा है कि यदि हम अमेरिका में जो समान प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई गई है, वहां जनसंख्या बड़े राज्य को है उसकी भी एक सीट होगी और छोटे की भी एक है, तो क्या समान उस पद्धति को राज्यसभा में अपनाया जा सकता है। तो कहेंगे कि राज्यसभा में है वो नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए नहीं कि हमारी जो जनसंख्या है वो अमेरिकी जनसंख्या से कई गुना अधिक है। हमारी एक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वह अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। तो क्या संपूर्ण रूप से सभी प्रांतों में एक जैसी समानता स्थापित हो सकती है। तो कहेंगे कि समान रूप से समानता स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में जो कोटा तय किया गया है, जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उनको अधिक सीटें दी जाएगी। वही प्रतिनिधित्व की प्रणाली हमारे लिए क्या होगी, उपयुक्त होगी। अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए क्या करें, कार्यकाल देख लो आप। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और उन्हें दोबारा निर्वाचित भी किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा करते हैं। सामान्य कार्यकाल है वो इसका कितना है, 6 साल है। लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष पर। 2 वर्ष पर कितने हैं, 1/3। कितने, 1/3 सदस्य क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। और इन 1/3 सीटों के लिए साथ में क्या होते रहते हैं, चुनाव होते हैं। जो ही सीट खाली हुई तो जो ही क्या करेगा, जो भारत निर्वाचन आयोग है वो क्या करेगा, चुनाव करवाने का काम करेगा। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं होती है, अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। अब ये बात समझ में आ गई कि इसको स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी कार्यकाल है, कभी पूरी तरह खाली नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जो ही खाली हुई 10 सीटें खाली हुई तो 2 वर्ष के बाद पुनः 1/3 सदस्यों को नए डाल दिए जाएंगे और इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था है जो निरंतर रूप से कंटिन्यू रूप से चलती ही रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा है वो उसके कार्यों का निपटान करने का काम करेगी। अब यह हुआ कि लोकसभा को विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ, लोकसभा है वो भंग हो गई है या सरकार नहीं बन पाई है, तो ऐसी स्थिति में कोई कार्य करना है तो राज्यसभा क्या करेगी, कार्य को अच्छी तरीके से निपटान करेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। साथ ही साथ राज्यसभा में 12 सदस्यों को कला, साहित्य और समाज सेवा के अंतर्गत क्या किया गया है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा के अंतर्गत कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। कला, साहित्य, समाज, वैज्ञानिक अन्वेषण है, खेल है, इसमें कितने हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। हमारे राज्यसभा में आप देखोगे 250 सदस्य वर्तमान, 250 अधिकतम हो सकते हैं, वर्तमान में है वो 245। ये क्या है, ये अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कितना है, 245। इन 245 में कितने, 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, किस किस में, कला है, समाज सेवाएं, साहित्य हैं, वैज्ञानिक अन्वेषण है इत्यादि के आधार पर है वो राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को है वो नॉमिनेट करेंगे और 233 सदस्य हैं वो अलग अलग राज्यों से क्या किए जाएंगे बच्चों, चुने जाएंगे। तो ये एक बेसिक व्यवस्था है वो बनाएगी। जर्मनी में भी किस तरह की है वो विधायिका है, तो द्विसदनीय विधायिका। आपको उदाहरण पूछा जा सकता है कि द्विसदनीय विधायिका का किसी अन्य देश का आप उदाहरण दीजिए, तो आप क्या बताओगे कि साहब जर्मनी के अंतर्गत देखा जाए तो द्विसदनीय विधायिका है वो कार्य करे। इस बात का ध्यान रखना। जर्मनी में विधायिका द्विसदनीय, दोनों सदनों को, एक को है बंदे स्टेट जिसको फेडरल असेंबली कहा जाता है और दूसरे को है बंदे सेनेट जिसको फेडरल काउंसिल कहा जाता है। इन इंग्लिश नाम को आप ध्यान रखना, ये सब जो आपको याद नहीं रहेगी। एक फेडरल असेंबली है, दूसरी फेडरल काउंसिल है, जो क्या है, 2 सदन है। फेडरल जो असेंबली है उनके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से
और समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। वो द्वितीय का काम हो रहा है, किसका? फेडरल असेंबली का है वो कार्य हो रहा है, दूसरे सदन का काम हो रहा है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो लोकसभा होगी कि लोकसभा है वो किस तरीके से कार्य करेगी। तो वैसे राज्यसभा को हमने देखा कि राज्यसभा जिसका कार्यकाल है वो 6 साल का है, ये एक स्थायी सदन है, ये एक उच्च सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन है। इसका जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होंगे। और ये जब लोकसभा है वो सदन में नहीं है या फिर लोकसभा भंग हो गई है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत है वो राज्यसभा कार्य करेगी, ताकि लोकसभा की जो कार्य निपटान नहीं हो रहा उसकी भरपाई का काम कर सके। इसमें जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में है वो 245 है, जिसमें 200 और 33 सदस्य हैं। 200 जो 33 मेंबर है वो कहां से? अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है वो आएंगे। बाकी का क्या हो जाएगा? बाकी 12 का है वो राष्ट्रपति जी क्या कर लेंगे? मनोनीत कर लेंगे। 12 सदस्यों को कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी है वो मनोनीत करेंगे। तो 12 सदस्य मनोनीत कौन है? जिनको कला है, साहित्य है, शिक्षा के आधार पर उनको नॉमिनेट किया जाएगा। इस प्रकार हमारी जो मोटे तौर पर हमने विधायिका को देखा कि विधायिका है वो भारत में द्विसदनीय विधायिका अपनाई गई है ताकि सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व हासिल हो सके। और विधायिका का जो प्रथम सदन जिसकी हमने बात की राज्यसभा, 6 साल कार्यकाल। अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोकसभा पर बात करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।